हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज मैं एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वो है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़े हो, ठीक है, जैसे वहाँ फील्ड पढ़े थे, यहाँ पे फील्ड पढ़ोगे, वहाँ फोर्स पढ़े थे, यहाँ पे भी फोर्स पढ़ोगे। ठीक है, वहाँ पे डायपोल पढ़े थे, यहाँ पे भी डायपोल पढ़ोगे। देखो वो चैप्टर से सिमिलर पैरेलल चलता है ये चैप्टर। ठीक है, बस टर्म्स बदल जाते हैं। यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड था। ठीक है, और बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें उसके कंपेरेटिवली। यहाँ डायरेक्शन निकालना थोड़ा टिपिकल होता है, वहाँ थोड़ा इजी होता है, क्योंकि वहाँ पे फोर्स का डायरेक्शन वही होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे जो फोर्स का डायरेक्शन है वो जिधर मैग्नेटिक फील्ड है उधर नहीं होता। तो यहाँ पे एक डायरेक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इस कारण से ये चैप्टर उससे थोड़ा अलग होता है और उससे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। ये चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड है, उससे थोड़ा कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर मैग्नेटिक फील्ड। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत आज का चैप्टर बेसिक पे ही चर्चा किया जाएगा, कैसे आया मैग्नेटिक फील्ड, क्या है ये वो, तो ये सब चीज़ पे चर्चा होगा। ठीक ना। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, पहले भी मैग्नेट सभी जानते थे। मैग्नेट जानते हो सभी क्या होता है, बार मैग्नेट होता है, ये होता है, वो होता है, ये सब जानते थे। ठीक ना। तो इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में मैग्नेटिक फील्ड जो है करेंट से कैसे रिलेटेड है वो मेरे को पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो ये आया कैसे। ये एक साइंटिस्ट था, ऐसे बैठे बैठे एक्सपेरिमेंट कर रहा था। एक्सपेरिमेंट क्या है, ये करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था, किसी वायर से करंट फ्लो कर रहा था। ठीक है, तो देखो जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में, जब करंट फ्लो करता है किसी वायर में, तो बताओ वो वायर चार्ज होता है कि न्यूट्रल होता है। ये बताया हूँ मैं तुम लोग को, चार्ज होता है कि न्यूट्रल होता है। अगर पहले से आंसर पता है तो कमेंट्स में लिख के मेरे को बताना, मुझे भी पता चले किसको किसको पता था। चार्ज होता है कि न्यूट्रल, चलो मैं बता देता हूँ, न्यूट्रल होता है। तो सर इसमें तो चार्ज फ्लो करता है। चार्ज देखो फ्लो जो होता है ना, मेटल में जो होते हैं फ्री आयंस होते हैं, उसको वो मूव कर पाता है। कौन? बैटरी। बैटरी कभी चार्ज नहीं दे सकता है। बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट चार्ज। दिमाग में फिर से बैठा लो, बैटरी इज सोर्स ऑफ एनर्जी नॉट चार्ज। बैटरी चार्ज कभी भी नहीं दे सकता। तो सर वो करता है क्या, वो जो मेटल में कंडक्टर में फ्री आयंस होते हैं, कंडक्टर में फ्री आयंस होते हैं, उसको वो एनर्जी देता है मूव करवाने के लिए। समझ में आया? तो उसी फ्री आयंस हम लोग बोलते हैं चार्ज मूव कर रहा है। तो जो कंडक्टर में फ्री आयंस होते हैं, तो कोई भी कंडक्टर जैसे आयरन ले लो, उसमें फ्री आयंस है, क्या उसका मतलब वो चार्ज थोड़ी ना, उसके पास फ्री आयंस है। तो बैटरी क्या करता है, उस फ्री आयंस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करवाता है। ठीक ना। तो ये चार्ज नहीं होता, याद रखना। तो ये चार्ज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे ना वो एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ था। कौन? अरेस्टेड। ऐसे ही रखा हुआ था, कई सारा साइंटिस्ट था, तो उसके टेबल पे चाय बिस्किट तो रखा नहीं होगा। ठीक है, उसके टेबल पे यही सब एक्सपेरिमेंट का सामान रखा हुआ होता था, ये वो मैग्नेटिक कंपास, चार्ज, करंट, वायर, बैटरी, एमीटर, वोल्ट मीटर, यही सब रखा हुआ होता होगा। ठीक है, तो वो करंट पास करवाया था इससे। तो हुआ क्या ना, करंट पास कर रहा था, जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ कर रहा होगा, चलो जो भी है। तो हुआ क्या, जब यहाँ से करंट पास कर रहा था तो गलती से ना ये चार्ज जो है, जो भी बॉडी थी, चार्ज कोई भी चार्ज बॉडी थी वो, ठीक है ना, जो भी बॉडी रहा हो, मान लो कोई है ना स्केल ही था, स्केल, या मान लो कोई क्या बोलता है, कोई भी प्लास्टिक था, वो चार्ज था, तो यहाँ पे था। तो अब वो गलती से ना उससे ना थोड़ा हिल गया, ऐसे हाथ से झटका लगा। तो जब ये देखा हल्का सा मूवमेंट हुआ इसमें, जब हल्का सा मूवमेंट हुआ इसमें, तो ये जो चार्ज था ये सर्कुलर ऐसे घूम गया, जबकि हल्का सा झटका लगा था, लेकिन वो ऐसे घूम गया। तो उसको दिखा रहे ये क्या हुआ, ये चार्ज पे इतना तेज कौन फोर्स लगा दिया कि ऐसे घूमना स्टार्ट कर दिया। तो उसके दिमाग में समझ नहीं आया कि चार्ज घूमा कैसे, चार्ज यहाँ से ऐसे कैसे घूम गया। उसके हाथ से तो झटका सीधा लगा था, हल्का सा थोड़ा सा हल्का सा झटका लगा था, तो हल्का सा ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन वो देखा ऐसे घूम गया। तो उसको समझ नहीं आया हुआ क्या। तो सोचा हो सकता है चार्ज कूलम फोर्स लगा होगा, कहीं आसपास चार्ज देखा, कहीं पे भी चार्ज मिला नहीं। तो कोई बोला होगा सर इसमें चार्ज हो सकता है, लेकिन क्या करंट किसी वायर में पास करता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो चार्ज है। तो ये तो न्यूट्रल था, तो कहीं आसपास उसको चार्ज दिखा ही नहीं। तो अगर चार्ज नहीं दिखा तो इस पर फोर्स कौन लगाया, तो कूलम फोर्स तो हो नहीं सकता, साफ बात। चार्ज पे बस कूलम फोर्स लगता है, तो उस समय तो कूलम फोर्स, चार्ज पे बस कूलम फोर्स लगता है, ऐसा जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो उस समय तो इस पर कूलम फोर्स नहीं लग रहा था ना, क्योंकि आसपास चार्ज था नहीं। तो वहाँ पे कौन फोर्स लगाया, तो उसको दिमाग में समझ नहीं आया कौन फोर्स लगाया, कौन फोर्स लगाया। तो उसको ये तो पता चल गया यहाँ कूलम नहीं, लेकिन कोई ना कोई फील्ड है, क्योंकि फील्ड है तभी फोर्स लगता है। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड फोर्स लगाता है,
इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, तो उसको ये बात पता चल गया यहाँ कोई ना कोई नया फील्ड जरूर है जो इस पर फोर्स लगाया है, ठीक है ना। तो वो दिमाग लगाया, तो वो क्या किया ना, यहाँ पे सोचा देखते हैं यहाँ पे कौन सा फील्ड होगा। तो यहाँ पे वो भी एक्सीडेंटली था, यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखा हुआ, तो देखा मैग्नेटिक कंपास भी डेविएशन, वो क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक कंपास भी जो है डेविएशन शो कर रहा है यहाँ पे, तो उसको पता नहीं चला अच्छा ये मैग्नेटिक, तो उसको यहाँ लगा कि हो सकता है यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, वही इस पर फोर्स लगाया होगा, ठीक ना। तो फिर इसको न ये सोचा देखते शायद यही करंट का कोई लोचा चल रहा था, तो स्विच ऑफ जैसे किया, सब कुछ नॉर्मल हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड अपना ये जो मैग्नेटिक कंपास है डिफ्लेक्शन बंद कर दिया। तो फिर वो उसको ये लगा कि जब हम करंट पास करवा रहे हैं मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, जब करंट पास नहीं करवा रहे मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, जब पास करवाया तो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो उसको ये पता चला कि करंट से लगता है मैग्नेटिक फील्ड बनता है, करंट से लगता है मैग्नेटिक फील्ड बच्चों क्या होता है, बनता है। तो उस दिन ये थ्योरी निकाला, साइंटिस्ट का नाम क्या था, ऑरेस्टेड साइंटिस्ट का नाम था, ऑरेस्टेड साइंटिस्ट का नाम था। वो उस दिन ये थ्योरी निकाला कि किसी भी वायर में अगर करंट पास करता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड को जन्म देता है। तो वहाँ से पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड करंट से बन सकता है। साइंटिस्ट का नाम ऑरेस्टेड था, OERESTED, OERESTED, RES नहीं है, OERSTED, ऑरेस्टेड, OERSTED, ऑरेस्टेड, ठीक है। पूरा नाम जो है हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड है, ठीक है, पूरा नाम। तो 1819 में ये एक्सपेरिमेंट आया था। इससे पहले हम लोग को नहीं पता था कि करंट से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, समझ में आया। तो ये हुआ, तो ये कहानी था इसका ऑरेस्टेड का। तो देखो अब इसके बाद ना इसका डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कैसे करना है, क्या करना है, वो ऑरेस्टेड ने वो बायोट-सैवर्ट लॉ बताया था। मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करना है वो कौन बताया था, बायोट-सैवर्ट लॉ बताया था। तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा किसी पॉइंट पे, तो वो जो बताया वो बायोट-सैवर्ट लॉ बताया, ठीक है। तो अब हम लोग जो है बायोट-सैवर्ट लॉ पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 5 स्टार लगा लो सब्जेक्टिव के लिए भी, और इससे न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे अच्छे बनते हैं। तो 5 स्टार टॉपिक लगा लेना सब्जेक्टिव के लिए, बायोट-सैवर्ट लॉ एक्सप्लेन करने पूछ सकता है, ठीक ना। तो देखो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या है ना, किसी भी वायर से मान लो करंट आई पास कर रहा है, ठीक है। तो कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट डीएल ले लो, तो ये छोटे से एलिमेंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा होगा, डीएल में जो करंट पास कर रहा है, डीएल में जो करंट पास कर रहा है उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डीबी, डीएल के कारण मैग्नेटिक फील्ड डीबी, डीबी डी का मतलब समझता ना, बहुत छोटा। किसी भी पॉइंट पी पे मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो देखो ये पॉइंट पी जो है ये आर है, आर इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ पी विथ रिस्पेक्ट टू डीएल, और ये मान लो थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। डीएल से कितना बना रहा है बच्चों, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी को, ये डीएल हम लोग लिए हैं, ठीक ना, और ये थीटा एंगल बना रहा है, ये जो आर है पोजीशन वेक्टर जो है थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो बायोट-सैवर्ट लॉ क्या बोला था, बायोट-सैवर्ट लॉ बोला था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पी पे, इस डीएल एलिमेंट के कारण, तो डीबी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डीएल के। जितना ज़्यादा डीएल लोगे, जितना बड़ा लेंथ लोगे, उतना ज़्यादा क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये बायोट-सैवर्ट लॉ का पहला स्टेटमेंट था। दूसरा, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड डीएल, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट जो था, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन डीएल एंड पोजीशन वेक्टर आर, मतलब साइन थीटा। देखो अब बोलोगे सर डीएल का तो डायरेक्शन कैसे निकालोगे, डीएल देखो डीएल का जो डायरेक्शन है, जो लेंथ है, हम लोग वेक्टर ट्रेड करते हैं इसमें, ये जो लेंथ है उसका डायरेक्शन कैसे होगा, तो उसका डायरेक्शन उधर ही होता है जिधर करंट का डायरेक्शन होता है। जैसे इस डीएल की बात कर रहे हो, तो इस डीएल का डायरेक्शन किधर होगा, इस डीएल का डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में होगा जिधर बच्चों की इसका डायरेक्शन है करंट का। तो देखो ये थीटा एंगल, तो ये साइन थीटा, तो सभी को मिलाए तो ये क्या बन गया। अच्छा एक और चीज़ मैं जिस तो लिखना भूल ही गए, और डीबी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, करंट फ्लोइंग थ्रू दी डीएल एलिमेंट, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू दी डीएल एलिमेंट। तो डीबी सबको मिलाए तो क्या बन गया,
आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो डी बी इक्वल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो कॉन्स्टेंट आता है म्यू नॉट अपॉन, कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये तुम्हारा क्या है बच्चों, बायोट-सेवर्ट लॉ। ये क्या है बच्चों, बायोट-सेवर्ट लॉ। ठीक है, ये क्या है, बायोट-सेवर्ट लॉ। डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये आया कि डी बी जब वेक्टर क्वांटिटी, अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, वेक्टर फॉर्म में लिखो। अब बताओ साइन थीटा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, वेक्टर प्रोडक्ट होता है, लेकिन साइन थीटा वेक्टर प्रोडक्ट किसी दो वेक्टर का होता है ना, जबकि यहाँ आई स्केलर क्वांटिटी और डीएल क्या है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी। तो डीएल का जो वेक्टर होगा, डीएल किसी ना किसी वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तभी तो ये जाके वेक्टर बनेगा। तो ये आई तो स्केलर क्वांटिटी, डीएल वेक्टर है जरूर, लेकिन डीएल के अलावा एक और कौन है जो कि डीएल जिससे मल्टीप्लाई होगा, एक और वेक्टर होगा तभी तो ये डीएल और उस वेक्टर में क्रॉस प्रोडक्ट होता है। तो यहाँ तो वो दिख नहीं रहा है, तो हम लोग लिख लेना बायोट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म तो जब आएगा तो दोनों फॉर्म लिखना है। तो देखो हम लोग इसको वेक्टर बनाते हैं कैसे, इधर देखना, बायोट-सेवर्ट लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई वैसे ही रखते हैं। ठीक है, अब देखो मेरे को जो लाना है यहाँ पे वेक्टर लाना भी है और इसके मैग्नीट्यूड में चेंज भी नहीं होना चाहिए, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। एक ऐसा क्वांटिटी लॉ जो कि इस पूरे इसको वेक्टर फॉर्म बना भी दे और लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज ना होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, देखो एंगल किसके बीच में, डीएल और आर के बीच में है ना, डीएल और आर के बीच में। तो मतलब मेरे को यहाँ आर लाना है, लेकिन इस तरह से आर को लाना है, डीएल और किसके बीच में बच्चों, आर के बीच में, करंट के बीच में नहीं है, करंट स्केलर क्वांटिटी है। तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वही डीएल का भी डायरेक्शन होता है, याद रखना। तो डीएल और आर के बीच में यहाँ आर लाना है, लेकिन मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं करना है। तो बताओ क्या लाओगे, ऐसा टर्म्स लाओ जो कि मैग्नीट्यूड में चेंज ना करे, आर लाओ लेकिन मैग्नीट्यूड में चेंज ना करे। ठीक है, ओके ठीक है, हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड में चेंज ना करें, हम लोग यही बोल रहे हैं। तो हम लोग क्या लाते हैं यहाँ पे, यूनिट वेक्टर लाते हैं। आर का कौन सा वेक्टर लाते हैं बच्चों, यूनिट वेक्टर लाते हैं, और साइन थीटा और यहाँ पे आर स्क्वायर। तो बताओ डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, समझ में आ रहा है ना सभी को, 4 पाई ऐसा लाना था जो मैग्नीट्यूड में चेंज ना करे। तो देखो आर, ये यूनिट आर यूनिट वेक्टर ले आया, तो यूनिट वेक्टर में 1 का किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज तो आएगा नहीं, इसीलिए यहाँ पे लाए। अब हम लोग इसको बताओ, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, आर वेक्टर इक्वल टू क्या लिखोगे, वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यही पढ़े हो ना, आर कैप इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे लिख दो वेक्टर, डीएल कहाँ चला गया, डीएल था ना यहाँ पे, डीएल आर, इसकी जगह आर वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड साइन थीटा। बताओ आप क्या लिखोगे, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब बताओ डीएल और आर, साइन थीटा हटाओ, साइन थीटा हटाओ तो क्या आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि ये भी मैग्नीट्यूड में और ये भी मैग्नीट्यूड में, तो नीचे आर क्यूब बन गया। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म, ठीक है, सॉरी आर क्रॉस डीएल होगा, डीएल क्रॉस आर नहीं होगा, मैग्नेटिक फील्ड अंदर होता है ना, सॉरी डीएल क्रॉस आर सही है, डीएल क्रॉस आर सही है, डीएल क्रॉस आर होगा, ठीक ना, आर क्यूब, आर क्रॉस डीएल नहीं होगा, डीएल क्रॉस आर होगा, ठीक है ना, डीएल क्रॉस आर होगा। ये तुम्हें पता चल जाएगा मैं डीएल क्रॉस आर क्यों लिखा हूँ, आर क्रॉस डीएल क्यों नहीं लिखा हूँ, आगे तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक ना। तो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब, ये वेक्टर फॉर्म में तुम्हारा क्या आ गया, बायोट-सेवर्ट लॉ आ गया, ठीक है। तो ये क्या है, बायोट-सेवर्ट लॉ। देखो अब मैग्नेटिक फील्ड में ना कई सारा टर्म्स पर कई सारा रूल पढ़ोगे, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड सॉरी राइट हैंड थंब रूल पढ़ोगे, फिर है ना फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, कई सारे रूल पढ़ोगे, ठीक है। स्विमिंग रूल होता है और भी कई सारे रूल है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद पाल्म रूल होता है। तो देखो कई सारे रूल पढ़ोगे, लेकिन एक चीज़ ना, एक रूल अगर पता है तो कोई भी रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे पढ़ लो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक रूल अगर पता है तो कोई भी रूल पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो रूल कौन सा है,
क्रॉस प्रोडक्ट रूल। जैसे C इक्वल टू A क्रॉस B है तो C का यूनिट कैसे निकालते थे, याद है ना। मान लो ये A और ये B, तो C इक्वल टू A, C वेक्टर इक्वल टू A क्रॉस B वेक्टर है। तो याद है हम C का डायरेक्शन कैसे निकालते थे। ये मान लो A और ये B, तो A पे हाथ रखो, B की ओर घुमा। तो ये क्रॉस रूल जिसको आता हो, A क्रॉस B, तो इधर C होगा। तो क्रॉस रूल जिसको आता है उसको कोई भी रूल पढ़ने की जरूरत तो होती नहीं है, ठीक ना। मैं क्रॉस रूल पे ही कमांड रखता हूँ, अपने लिए बताता हूँ, स्टूडेंट के लिए सब रूल बता देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा उन लोग को यूज करना ईजी होता है। लेकिन समय के साथ साथ तुम्हें भी पता चल जाएगा, ये रूल अगर पता है तो सब रूल आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो देखो अभी जो हमारा फॉर्मूला आया है, वो बताओ क्या आया है। डी वी इक्वल टू जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, यही है ना, अपॉन आर क्यूब, ये आया हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा आया हुआ। तो बता यहाँ पे भी बी का डायरेक्शन अगर निकालोगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, डी एल क्रॉस आर। यहाँ क्या बच्चों, डी एल क्रॉस आर, मतलब डी एल और आर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जिसको आता हो बी का डायरेक्शन निकाल लेगा। जैसे मान लो और डी एल का डायरेक्शन किधर होता है, करंट इधर होता है। मान लो जैसे ना करंट इधर फ्लो कर रहा है और यहाँ पे तुम्हें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, ये तुम्हारा पॉइंट पी है। तो बताओ ये क्या है बच्चों, आर वेक्टर, और ये इधर करंट फ्लो कर रहा है तो यही इधर करंट फ्लो कर रहा है, तो इधर ही क्या होगा, डीएल का डायरेक्शन। तो अभी से ये याद रखना, जिधर आई का डायरेक्शन उधर ही डीएल का डायरेक्शन, ठीक है। तो अब तुमसे कोई पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताओ। तो बताओ आई ऊपर है और इधर है, तो मेरे को क्या करना है, डीएल क्रॉस आर। तो डीएल उधर ही होता है जिधर आई का डायरेक्शन होता है, तो मेरे को क्या करना है, डीएल क्रॉस आर। तो बताओ डीएल इधर है और आर इधर है, तो डीएल पे हाथ रखो, आर की ओर घुमाओ, तो ये कहाँ चला गया, अंदर। डीएल पे हाथ रखो, आर की ओर घुमाओ, तो ये कहाँ चला गया, अंदर। तो बताओ अंदर क्या होगा, क्रॉस। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा बच्चों, अंदर। अंदर को हम लोग क्रॉस से डिनोट करते हैं, पहले में बताए हुए, और बाहर जब कोई निकलता है तो आउट टू दी सरफेस अगर निकलता है तो हम लोग डॉट से करते हैं। अब ये कैसे, देखो अगर एक एरो अंदर से बाहर आ रहा है तुम्हारी तरफ, तो बताओ तुम्हारे आँख को क्या दिख रहा है, डॉट, इसलिए डॉट। एक एरो अंदर जा रहा है तो बताओ तुम्हारे आँख को क्या दिख रहा है, एरो का पीछे वाला, पीछे एरो का क्या होता है, क्रॉस होता है ना, ठीक है। तो इसलिए हम जाते समय क्रॉस लिखते और आते समय ये, ठीक ना, क्लियर है। अब वैसे ही तुम्हें बोल देगा, मान लो करंट क्या है, करंट दिया हुआ है क्रॉस, ये तुम्हारा करंट का डायरेक्शन है। ये बच्चों किसका डायरेक्शन है, करंट का। और आर दिया हुआ है तुम्हें इधर, ये तुम्हारा ये पॉइंट पी है, ये आर इधर है और करंट अंदर जा रहा है। तो बी पूछ रहा है, तो बताओ करंट अंदर जा रहा है तो करंट अंदर, ये ऐसे करंट अंदर, और ये क्या है बच्चों, आर। तो करंट अंदर है ना, तो बताओ आई डी एल, मतलब डी एल जिधर करंट है उधर ही क्रॉस क्या करोगे, आर। तो डी एल क्रॉस आर, डी एल पे हाथ रखो और आर को डंक मारना है, डी एल पे हाथ रखो, देखो डी एल पे हाथ रखो, देखो डी एल पे हाथ रखो और इसको आर को डंक मारो। तो देखो डी एल कहाँ है, चलो एक इसका पहले बता देता है। मान लो करंट इधर होता और इधर आर होता, ये पॉइंट पी है। तो बताओ करंट इधर और आर इधर, तो जिधर करंट उधर ही डी एल क्रॉस आर करना है। तो आई की तरफ हाथ रखो और आर को डंक मारो। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, इधर। तो इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, बाहर, तो डॉट। अब इसमें देखो करंट अंदर है, मैग्नेट और आर इधर है, करंट अंदर। तो करंट अंदर तो ऐसे हाथ रखे, डंक किसको मारना, आर को। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है बच्चों, ऊपर, बाहर, ऊपर। तो ये तुम्हारा क्या है, बी का डायरेक्शन, ठीक है। तो इसी को हम लोग थंब रूल भी बोलते हैं। तो देखो थंब रूल कैसे बना, ध्यान देना, थंब रूल कैसे बनता है, जो तुम लोग 10th में भी पढ़े हो। करंट इधर जा रहा है और इधर आर। तो बताओ अभी मेरे वाले तरीके से डीएल क्रॉस आर, डीएल जिधर करंट है उधर ही डीएल होता है, डीएल। तो इस पे हाथ रखो और डंक किसको मारना, आर को। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ बता रहा है बच्चों, अंदर बता रहा है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। अब तुम लोग जो 10th में रूल पढ़ो, थंब रूल क्या बोलता है, जिधर करंट फ्लो कर रहा है उधर अंगूठा रखो, तो द डायरेक्शन इन विच फिंगर कर्ल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो करंट इधर, कर्ल किधर, अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर। सॉरी यहाँ क्रॉस लिखना था ना मुझे, ये देखो ना, डीएल क्रॉस आर, डीएल जिधर करंट क्रॉस आर, अंदर ही जा रहा है ना, तो क्रॉस होगा। थंब रूल से भी देखो करंट इधर, तुम फिंगर करके इधर हो रहा है, अंदर। थंब रूल यही पढ़ो ना, जिधर करंट जा रहा है उधर अंगूठा रखो, तो डायरेक्शन इन विच फिंगर कर गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो करंट इधर जा रहा है, तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, अंदर, तो क्रॉस। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे इधर क्या था, आर, और अंदर क्या था, करंट। तो करंट अंदर था, ठीक ना।
चलो करंट अंडर था ना, तो हम लोग क्या किए थे, डीएल क्रॉस, हाँ डीएल क्रॉस आर, इधर किए थे ऐसे, ठीक है। तो तुमसे देखो जैसे यहाँ पे देख लो, इसमें वो 3D में थोड़ा समझाना तुमको दिक्कत होगा, इसमें देख लो दूसरे वाले में, यहाँ पे मान लो करंट है और इधर आर है, इस पॉइंट पी पे निकालना। तो बताओ, तो थंब रूल के अकॉर्डिंग तुम बताओ, करंट इधर जा रहा था, इधर मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, बाहर की ओर होगा ना, थंब रूल जो 10th में पढ़ो। अब देखो मेरा वाला तरीका, जिधर करंट उधर ही डीएल और ये आर, तो क्या करना, डीएल क्रॉस आर। तो देखो डीएल पे हाथ रखो, आर को डंक मारो, तो ये कहाँ गया, बाहर की ओर। तो देखो यही है ना बाहर की ओर, तो दोनों में कहाँ रहा अभी, बाहर की ओर। तो वही मैं बता रहा हूँ तुम लोग को, जिसको अगर क्रॉस प्रोडक्ट रूल आता हो, तो देखो कई जगह जहाँ पे भी क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है वहाँ पे थंब रूल, ये रूल, वो रूल, बहुत रूल आ जाते हैं, लेकिन जिसको क्रॉस रूल पता है उसको कोई भी रूल याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से था। तो आज मैं तुम्हें बेसिक बताया हूँ मैग्नेटिज्म का। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, बायट-सैवर्ट लॉ के कई सारे एप्लीकेशन पढ़ेंगे, एम्पेयर-सर्कुलेटर लॉ कई सारे अभी आगे पढ़ने। तो आज घर पे बैठ के ये कोशिश करो कि मैं ये कैसे किया हूँ थंब रूल से और कैसे किया हूँ क्रॉस रूल से, ठीक ना। क्योंकि देखो मैग्नेटिक फील्ड में डायरेक्शन का बहुत बड़ा खेल है। डायरेक्शन जिसको निकालना आ गया, जिसको डायरेक्शन पे कमांड हो गया, वो उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और जिसको डायरेक्शन निकालना ना आया तो उसको मैग्नेटिक फील्ड सर पकड़ के बैठ जाता है और इस चैप्टर को छोड़ देता है, ठीक ना। तो मैं जिस हिसाब से पढ़ाऊँगा, वैसे तो आज मैं क्रॉस रूल बताया हूँ तुम लोग को। अगर ये रूल नहीं पता चलता है, आगे कई सारे ऐसे रूल है जो बहुत इजी वे में बताया जा सकता है इसी क्रॉस रूल को, तो उस वे में भी बताऊंगा, ऐसे वे में भी बताऊंगा, जो भी अच्छा लगे वो वे में तुम लोग अपने हिसाब से करना। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो चैनल मेरे वीडियो को, जिससे मुझे मेरे चैनल को ग्रो करने में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। और वीडियो अगर पूरा समझ में आ गया तो अंडरस्टूड जरूर लिखना, और भी अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सकते हो। तो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।